वेलकम टू माइंडजिला। तो हमने जो लास्ट वीडियो किया था वो था इम्पैक्ट लोडिंग का। इम्पैक्ट लोडिंग हमने ये पढ़ा कि इम्पैक्ट लोडिंग होता क्या है, सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। हमने ये पढ़ने के बाद ये भी डराइव किया कि इम्पैक्ट लोडिंग जो है उसके लिए स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन कैसे निकाले जाते हैं, सडनली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन कैसे निकाले जाते हैं। हमने ये चीजों की बात की। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको वो वीडियो। और अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जरूर काम आएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इम्पैक्ट लोडिंग के लिए हमें स्ट्रेस डिफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर लिए कि उनके फॉर्मूले क्या है, उनको डिराइव कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोगों के लिए होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो आज का वीडियो बिल्कुल क्लियर है कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाना जहां पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। वो क्वेश्चन मैं यहां पर थोड़ा रिवाइज भी करूंगा उन कॉन्सेप्ट्स को, और फिर उनसे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन अप्लाई करवाऊंगा जो आपको जो मेन स्ट्रीम दिखते हैं कि एक टाइप का इंपैक्ट लोडिंग सालों से आ रहा है, उसी को हमने अटेम्प्ट कर दिया, उससे कुछ अलग हटके कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा आप जानते हो गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करते हैं क्वेश्चन में, तो वो ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं। और जितने लोगों को लगता है कि डेरिवेशन काम का नहीं होता, जो मैंने लास्ट वीडियो में करा था, तो लोगों मैं ये भी बताता हूं उस डेरिवेशन का फायदा, बेसिक कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा लगे कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे तो इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपैक्ट लोडिंग के या सडनली अप्लाइड लोड के, वो सारे हो जाएंगे। और अगर होते हैं तो लाइक करके जाना, या तो लाइक या डिसलाइक खाली छोड़ के नहीं जाना। तो अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं इंपैक्ट लोडिंग के लिए। तो हमारे पास इंपैक्ट लोडिंग की बात के लिए, जैसा मैंने लास्ट बार बोला था कि ये मेरे पास एक बार है, इस बार का मैं कोई भी एक लेंथ डिफाइन करता हूं कि ये मान लीजिए एल है। यहां पर ये मेरे पास बार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, या फिर मैं ये भी मान सकता हूं कि इसका डायमीटर है मान लो कोई भी कैपिटल डी, तो एरिया आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि ये जो बार है, इस बार का जो यंग्स मॉडुलस है वो मेरे पास कैपिटल ई है। यहां पर लगा है एक कॉलर, और ये एक वेट है जिसका मास है मेरे पास कैपिटल एम, और ये इसके ऊपर ड्रॉप होगा, और उस ड्रॉप पे जो इस बार के ऊपर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना था। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी देख सकता हूं, यहां पे इलोंगेशन होगा, यहां पर अगर ये एम मास इस बार पे ड्रॉप होगा तो ये कंप्रेस होगा, यहां पर कंप्रेशन होगा, इतना ही फर्क है। अब इस एग्जांपल को और अच्छे से समझने का भी एक तरीका है। अच्छे समझने का तरीका, ये मेरे पास एक बार है, ये एक बार यहां पर हैंगिंग है। अब ये बार के ऊपर ये मेरे पास एक वेट है, जिस वेट को मैंने यहां हाथ से पकड़ा हुआ है, और नीचे कॉलर लगा है। आपको सिंपल क्या बोला कि इस बार को आपको लेना है और ये बार इसके ऊपर ड्रॉप हुआ। जैसे ही ये मेरे ऊपर मास इस बार के ऊपर ड्रॉप हुआ तो इस बार के ऊपर कितना स्ट्रेस आएगा, कितना डिफॉर्मेशन आएगा, हमें सिंपल ये कैलकुलेट करना है। इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता समझने के लिए। तो देखो जैसा मैंने आपको समझाया अभी उसको लेकर के, ये मेरे पास कॉलर है या एक वेट है, ये इस कॉलर के ऊपर ड्रॉप होगा और मुझे स्ट्रेस निकालना है। इसके लिए हमने जो वैल्यूज निकाली थी, मैंने आपको बोला सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का या इंपैक्ट लोडिंग के लिए स्ट्रेस निकालने का, वो सिंपल क्या होगा, मैं ये मानूंगा कि ये जो मास है, ये मास इसके ऊपर ग्रेजुअली लगा हुआ है। ग्रेजुअली लगा हुआ है तो इसका वेट कितना होने वाला है, सबको पता है, लास्ट वीडियो में बात किया था मैंने कि इसका वेट W जो होगा वो हो जाएगा mg। और अगर ये वेट इसके ऊपर लगा हुआ है ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली के लिए मुझे स्ट्रेस निकालना आता है, जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए कहां से मिलता है, सोम से। मैंने बोला था कि सोम हमें बताती है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन। और यहां पर मेरे पास अगर ये वेट ग्रेजुअली लगा होता तो इसकी वजह से स्ट्रेस कितना होता, लोड अपॉन एरिया। लोड कितना है W और एरिया कितना है A। यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि स्ट्रेस की जगह पर मुझे डिफॉर्मेशन निकालना होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, तो वो भी सोम से होता है। और आपको पता है कि अगर ये एक्सियल लोड लगा है P तो डिफॉर्मेशन होता है PL अपॉन AE। लेकिन यहां पर अगर ग्रेजुअली लोड लगा होता W तो P की जगह क्या आ जाता, WL अपॉन AE। मतलब जब भी इंपैक्ट लोडिंग के क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले मैं ये मानूंगा कि ये वेट इसके ऊपर ग्रेजुअली लगा है, और ग्रेजुअली लगा है तो स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकालना मुझे आता है। जैसे ये होगा तो सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला था आपको निकालना है इंपैक्ट फैक्टर।
इम्पैक्ट फैक्टर मतलब आई डॉट एफ किसके बराबर आया था 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा एल, जो हमने निकाला है कहां पर, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। अगर ये इम्पैक्ट फैक्टर आ जाता है तो स्ट्रेस इम्पैक्ट लोड के लिए बहुत इजी है, इम्पैक्ट फैक्टर इनटू स्ट्रेस ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। और डिफॉर्मेशन इम्पैक्ट लोड के लिए आ जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर इनटू डिफॉर्मेशन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मैंने आपको बोला था कोई भी इम्पैक्ट लोड का क्वेश्चन हो, चाहे वो मास इसके ऊपर ड्रॉप करके एलोंगेशन कर रहा हो, चाहे मास को ड्रॉप करके कंप्रेशन कर रहा हो, मैं इन 3 स्टेप से स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। किसके लिए? मैं निकाल सकता हूं इम्पैक्ट लोड के लिए। और यहीं पर मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर इसी इम्पैक्ट लोड की जगह पर सडनली अप्लाइड लोड दे दिया जाए, अगर इसी इम्पैक्ट लोड की जगह सडनली अप्लाइड लोड दे दिया जाए, तो सडनली अप्लाइड लोड में ये मास किसी भी हाइट, जो कि हाइट यहां पर मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, ये मेरे पास कोई भी h हाइट है जो यहां पर t उसकी है। अगर इस h हाइट की बात मैं करूं तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए h हो जाता है 0। जैसे ही मैं 0 रखूंगा 1 प्लस 1 इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू आ जाती है 2। और इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू अगर 2 आ गई तो स्ट्रेस सडनली अप्लाइड लोड के लिए इंपैक्ट फैक्टर 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और डिफॉर्मेशन सडनली अप्लाइड लोड के लिए आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। मतलब सडनली इंपैक्ट अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड के लिए दोनों के लिए मैं वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में जो थियोरेटिकल भी होते हैं, कई बार ऐसे पूछता है जो न्यूमेरिकल भी होते हैं। अब जो क्वेश्चंस की बात मैं आज करने वाला हूं उससे पहले जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। वो ऐसा बोलेगा कि एक बार है, उसके ऊपर मैंने लोड लगाया सडनली, तो मुझे बताओ स्ट्रेस कितना होगा। अरे स्ट्रेस तो मैं निकालना जानता हूं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, अगर सडनली बोला तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सडनली अप्लाइड लोड अगर मैंने लगाया है तो स्ट्रेस कितना ज्यादा होगा उस केस से जिस केस में मैंने ग्रेजुअली लगाया था, तो आप बोलोगे सर कितना ज्यादा होगा, 2 टाइम ज्यादा होगा। लेकिन क्या मैं इंपैक्ट लोड के लिए बोल सकता हूं क्या वो 2 टाइम्स होगा? नहीं। तो ऑप्शन कैसे देगा वो? लेस देन 2, इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि सर उतना ही ज्यादा होगा जितना ये इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा है। इंपैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली है 2। मिनिमम क्यों? अगर h 0 है तो ये 2 आ रहा है, h को बढ़ाते जाओगे तो ये 2 से क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इंपैक्ट लोड के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? काफी लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लगा के आते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इक्वल्स टू 2 तो किसके लिए है? सडनली अप्लाइड लोड के लिए। मतलब इंपैक्ट लोड के लिए जो इंपैक्ट फैक्टर होगा वो हमेशा 2 से कैसा होगा, बड़ा। h 0 रख के 2 आ रहा है, h की कितनी भी वैल्यू रखोगे ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती ही जाएगी। मतलब इस केस में जो स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन आ रहा है वो अगर ग्रेजुअली लगाया होता तो उसके दुगने से ज्यादा ही आएगा, 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना, लेकिन दुगने से तो ज्यादा ही होगा। और इस केस में कितना होगा, दुगना होगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम यूज करते हैं। अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है पहले पॉज करके सॉल्व करो, और जब सॉल्व नहीं हो तब वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया हो गया सर काम खत्म अब निकलते, ऐसा नहीं करना है। काम सिंपल है, पहले क्वेश्चन को स्टॉप करके सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा तब ही आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, तभी मतलब है ना, वरना कोई मतलब नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मैंने आपको अभी बोला कि हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उनमें एक और टाइप आता है, जैसे वो ये बोलता है कि इंपैक्ट फैक्टर जो है इंपैक्ट लोड में वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, या बोलेगा सर जो स्ट्रेस होता है इंपैक्ट लोड में, डिफॉर्मेशन होता है इंपैक्ट लोड में, वो किस किस वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं बोलूं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब हमारी सोम के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्या वो इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, क्या इसकी यंग मॉडुलस पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे बिल्कुल नो। क्यों नो? क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, लोड अपॉन एरिया, मतलब सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक जो ये लोड है और एक इसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, ये लेंथ और ई पर डिपेंड नहीं करता। बट
इंपैक्ट लोडिंग में करता है। क्यों करता है? अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को देखूं तो सिग्मा जो इंपैक्ट लोड के लिए हमने लिखा है इंपैक्ट फैक्टर इनटू सिग्मा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, अगर यहां पर मैं इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू लिख दूं तो वो होगी 1+√1+2h अपॉन डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए और इनटू जो हमारा स्ट्रेस है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए। अब ये स्ट्रेस जो है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसको लिख सकता हूं लोड अपॉन एरिया, और जो डेल्टा एल है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए उसको क्या लिख सकता हूं मैं, उसको लिख सकता हूं WL अपॉन AE, मतलब AE चला जाएगा ऊपर। अब मैं आपसे बोलूंगा क्या स्ट्रेस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? फॉर श्योर डिपेंड कर रहा है। क्या स्ट्रेस यंग्स मॉडल्स पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया और लोड पे तो वैसे भी डिपेंड करता ही था। अब आप ये बोलोगे कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि इंपैक्ट फैक्टर और स्ट्रेस जो है वो क्या सेम वैल्यू से वेरी करेंगे, कुछ हद तक मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रेस जो होता है इंपैक्ट लोड के लिए ये प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, 1 अपॉन लेंथ के, 1 अपॉन रूट एल के या फिर रूट एल के। तो मैं यहां से देख के एक ही बात बोल सकता हूं कि प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन रूट एल के। डायरेक्टली नहीं है यहां पर 1 दिख रहा होगा आपको रूट के बाद भी, बट मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि ऐसा है। मतलब अगर मैं इसका लेंथ बढ़ाऊंगा तो इंपैक्ट लोडिंग के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे मेरा यंग्स मॉडुलस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इंपैक्ट लोडिंग के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि आप समझते हो यंग्स मॉडुलस को कैसे डिफाइन किया जाता है, बट इस केस में यंग्स मॉडुलस बढ़ेगा तो स्ट्रेस क्या करेगा? बढ़ेगा। डिफॉर्मेशन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो मतलब ये वैल्यूज को मैं इस इंपैक्ट फैक्टर से इनका डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस की डिपेंडेंसी चेक कर सकता हूं। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसमें जो गिवन डेटा है मैंने यहां पर लिख दिया है। क्वेश्चन आपको राइट में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहां पर मेरे पास मास दिया हुआ है। उसने क्या बोला है कि एक बार है, इस बार को मैंने जमीन पर होल्ड किया हुआ है और इसके ऊपर एक मास ड्रॉप हो रहा है। वो मास मुझे गिवन है कितना? मास गिवन है 1000 kg। उसका मुझे लेंथ दिया हुआ है कि ये जो बार है वो मेरे पास 1 मीटर है, मतलब 1000 मिलीमीटर लेंथ की है। यहाँ पर डायमीटर गिवन है इसके क्रॉस सेक्शन का, यंग्स मॉडुलस गिवन है, और ये दिया हुआ है कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा है 10 mm का। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हो सकता है इंपैक्ट लोडिंग का वो इतना ही हो सकता है। तो मैंने आपको सिंपल ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि आप वो 3 स्टेप्स को यूज कर पाओ। फिर आगे बात बढ़ाते हैं। 3 स्टेप्स के लिए बोलूंगा। पहला स्टेप मैंने आपको हमेशा क्या बोला? पहला स्टेप बोला कि आप ये मानो कि ये जो मास है ये रखा है इस पर ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली रखा है तो आपको ये पता है वेट कितना होगा? mg। m पता है मुझे 1000 kg। g की वैल्यू 9.81। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लो यहां पर 10 मान लेता हूं। दूसरा मुझे बोला जाएगा, ये आ गया मेरे पास वेट किसमें? न्यूटन में। तो मेरा जो स्ट्रेस निकल के आएगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए वो होगा लोड अपॉन एरिया। लोड पता है 10 × 10⁴। यहां पर एरिया मेरा हो जाएगा, डायमीटर गिवन है πd²/4। यहां से मैं निकाल सकता हूं स्ट्रेस, डायमीटर की वैल्यू गिवन है 10। यहां पर मेरे पास अगर मैं डिफॉर्मेशन निकालना चाहूंगा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए तो वो हो जाएगा WL/AE। W आपको पता है 10⁴, लेंथ आपको पता है 1000 मिलीमीटर, एरिया पता है π/4 × 10², और यंग्स मॉडुलस आपको पता है 20 गीगापास्कल, जिसको मैं ले रहा हूं मेगापास्कल में। ये हो जाएगा मेरे पास 20 × 10⁻³ मेगापास्कल। मैंने हमेशा लोगों को बोला है यूनिट का कोई दिक्कत नहीं है। लोड गिवन है यहाँ पर न्यूटन में, यहाँ पर ये मेरे पास गिवन है मिलीमीटर में, डायमीटर मैंने मिलीमीटर में लिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर, और ये मेगापास्कल में लिया है मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन निकल के आ रहा है मिलीमीटर के अंदर। अगर ये डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस कैलकुलेट कर ले तो इनकी वैल्यूज कितनी निकल कर आएगी? तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेस और वैल्यू लिख दी है। स्ट्रेस की वैल्यू निकल आएगी 127.33 और डेल्टा निकल आएगा 6.36। सेकंड स्टेप मैंने आपको बोला आपको निकालना है इंपैक्ट फैक्टर। इंपैक्ट फैक्टर पता है 1+√1+2h अपॉन डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए 1+√1+2 इंटू कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं मैं? 10 मिलीमीटर से। यहां पर नीचे मेरा डेल्टा एल ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए निकला है 6.366। अगर मैं इसको निकालूंगा तो मेरे पास इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी, और जो वैल्यू होगी मेरे पास 3.034। जब इंपैक्ट फैक्टर निकल आया मतलब जो स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन डेवलप होगा इंपैक्ट लोड में वो इन ग्रेजुअली वालों से कितना टाइम ज्यादा होगा? 3 टाइम्स अप्रॉक्स। तो मैं बोलूंगा जो स्ट्रेस निकलेगा इंपैक्ट लोड के लिए वो होगा इंपैक्ट फैक्टर इनटू
स्ट्रेस इन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और वो वैल्यू मेरे पास निकल आएगी कितनी, वो निकल आएगी 386.49। और जो मेरे पास डेल्टा एल होगा इंपैक्ट लोड के लिए, वो हो जाएगा इंपैक्ट फैक्टर इनटू डिफॉर्मेशन 3, और ये वैल्यू निकल आएगी मेरे पास 19.3 मिलीमीटर। और ऐसे करके मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि अगर मुझे कोई भी वेट बोला होगा और मैं बोलूंगा सर ये जो आया है ये प्लस में लिखना चाहिए कि माइनस में, आपको पता कंप्रेशन है, माइनस में स्ट्रेस में लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिस्टम के अंदर। आपको ये पता है कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी में ही क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमारी बार एकदम प्रिज्मेटिक थी, इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि स्टेप्ड बार है। क्वेश्चन आपके ऊपर टॉप पर लिखा आ रहा होगा अभी। अब इस सिस्टम में देखो चेंज सिंपल है कि पूरी की पूरी बार है, यहाँ पर मुझे मास दिया है और उसने बोला है कि एक हाइट से मैं क्या कर रहा हूं, इसको ड्रॉप कर रहा हूं, और जो इसने हाइट बोली है वो बोली है 50 मिलीमीटर, कि यहां पर इसको मैं 50 मिलीमीटर हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं। काम बिल्कुल सिंपल है। उस केस के अंदर हमने स्ट्रेस निकाला था पूरी बार में कितना डेवलप हो रहा है, और हमने ये निकाला था कि डिफॉर्मेशन कितना डेवलप हो रहा है। अब इस बार के अंदर अगर बात करोगे तो दोनों बार के अंदर स्ट्रेस अलग अलग आएगा, और अलग अलग स्ट्रेस आएगा। तो आपको पता है हमें मैक्सिमम स्ट्रेस डिजाइन करना होता है, इसीलिए हम मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन को चालू करूं तो मैं बोलूंगा सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि इस लोड को मैं ये मानूंगा कि ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, और अगर ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो मास गिवन है, वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा mg, मास आपको पता है 20 kg, और g हो जाएगा 9.81। तो ये बोला जाएगा ये अप्रॉक्स हो जाएगा 196 न्यूटन। अगर ये मेरे पास 196 न्यूटन है और इस लोड को अगर मैंने ग्रेजुअल माना तो स्टेप्ड बार पर अगर एक्सियल लोड लगा हो तो कैसे डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस निकालते हैं वो आपको पता है। स्ट्रेस मैक्सिमम किस में होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? फॉर श्योर सेकंड में, क्योंकि सेकंड का एरिया कम है। और अगर ऐसा है तो मैं मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल रहा हूं जब ये ग्रेजुअल होता, और ग्रेजुअल होता तो वो होगा W अपॉन एरिया किसका, 2 का। तो ये W आपको पता है 196 है, एरिया 2 का मैं लिख सकता हूं कितना, डायमीटर अगर 15 है तो ये हो जाएगा पाई 15 स्क्वायर बाई 4, यहां से निकल आएगा स्ट्रेस। ऐसे ही यहां पर मैं डिफॉर्मेशन निकाल सकता हूं अगर ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता। आपको ये पता है कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता तो इसके लिए डिफॉर्मेशन निकलता है P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2, जहां पर आपको ये श्योर है कि इन दोनों के ऊपर लोड तो इतना ही है, लोड सेम रहेगा, मतलब लोड बाहर आ जाएगा W, और दोनों का लेंथ भी सेम है, 1 मीटर दिया हुआ है तो लेंथ भी बाहर आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए सेम है 200 गीगापास्कल, तो वो भी बाहर आ जाएगा, और बचेगा सिर्फ मेरे पास 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2। यहां पर लोड आपको पता है कितना है, लोड है मेरे पास 196, लेंथ पता है मीटर में नहीं, हम मिलीमीटर में लेंगे 1000, यंग्स मॉडुलस गीगापास्कल में है, हमें लेना है मेगापास्कल में 10⁻³ 1 अपॉन एरिया पाई d स्क्वायर बाई 4 होता है, पाई बाई 4 दोनों में कॉमन होगा तो मैं पाई बाई 4 को भी बाहर निकाल लेता हूं, बचेगा क्या, नीचे d स्क्वायर मतलब d1 का स्क्वायर मतलब 45 स्क्वायर, और d2 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। यहां से निकल आएगा डेल्टा एल अगर ये ग्रेजुअल होता। अगर मेरा डेल्टा एल निकल आएगा और स्ट्रेस निकल आएगा तो सेकंड स्टेप आपको पता है सिर्फ क्या चेंज आया, डेल्टा एल निकालने में और स्ट्रेस निकालने में। बाकी सेकंड स्टेप सिंपल, इंपैक्ट फैक्टर। इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस रूट 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा एल जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए है, h आपको पता है, डेल्टा एल हम निकालने वाले हैं तो यहां से निकल आएगा इंपैक्ट फैक्टर। अगर मेरे पास इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू निकल आएगी तो वहां पर मेरा जो तीसरा स्टेप है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो तीसरा स्टेप है वो है स्ट्रेस इंपैक्ट लोड के लिए जो होता है इंपैक्ट फैक्टर इनटू स्ट्रेस, कौन सा, ग्रेजुअल अप्लाइड लोड के लिए। अगर मैं यहां पर मैक्सिमम के लिए काम कर रहा हूं तो मेरा जो इंपैक्ट लोड के लिए स्ट्रेस निकलेगा सिग्मा, वो भी कौन सा निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा इंपैक्ट लोड के लिए, और जो डेल्टा एल निकलेगा इंपैक्ट लोड के लिए वो बराबर होगा इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा एल, किसके लिए, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन में सिर्फ क्या चेंज है। अब ऐसे ही ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर वो बार जो है वो ऐसी दे देता आपको ट्रिपल। अगर मेरे पास
टेपर्ड बार देता है, यहाँ पर डायमीटर D1 और D2 होता है, तो डेल्टा L आपको पता है, अगर इस पे एक्सियल लोड लगे तो वो होता है 4PL अपॉन पाई D1 D2E। फिर से मैं वही काम करता, ये वाली वैल्यू से निकालता मैं डेल्टा L ग्रेजुअल इंपैक्ट लोड मल्टीप्लाई करता और मेरे पास इसका निकला। मतलब मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं एक ही कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले लोड को मानो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल से निकालो स्ट्रेस और डेल्टा है, इंपैक्ट फैक्टर निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू निकल आएगी इंपैक्ट लोड की। अब ये वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिख ली है। यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम मेरे पास निकल कर आएगा 1.101 मेगापास्कल न्यूटन मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मेगापास्कल। डिफॉर्मेशन आपको पता है, यहां से निकल आएगा मिलीमीटर में। अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो मैं बोलूंगा 1 + √1 + 2 टाइम्स ऑफ कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं मैं 50 मिलीमीटर, और ये है मेरे पास 0.00617, तो ये वैल्यू निकल आएगी नियरली 128। मतलब जो स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन इस केस में जनरेट हो रहे हैं वो ग्रेजुअल के कंपैरिजन में 128 गुना होंगे। 128 गुना अगर मुझे ये दिख रहा है तो जो मेरा स्ट्रेस निकल कर आएगा वो आएगा, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू है 128, स्ट्रेस डेवलप हो रहा था 1.109, यहां से निकल आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, और डेल्टा एल जो होगा इंपैक्ट लोड के लिए वो बराबर हो जाएगा, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू है 128 और डेल्टा एल जो निकल कर आया था 0.00617। यहां पर ये दोनों वैल्यूज मेरी निकलेंगी। तो जो दोनों वैल्यू मेरी निकल कर आ रही है वो है 143 मेगापास्कल और 0.792 मिलीमीटर। मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके एक और क्वेश्चन, अब ये तो बात नहीं कि जो हमने फॉर्मूले निकाल रखे हैं उससे कैसे होता है, एक मैंने आपको बोला था मैं तरीका बात करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से हम कैसे काम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ ले चलते हैं, और वो एकदम नया क्वेश्चन होगा कि अगर मान लो कल को गेट में या कहीं पर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। जैसा मैंने आपको बोला था कि हम जो थर्ड केस की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं इन फॉर्मूले से हटा के थोड़ा आगे ले जाऊंगा। कहां पर, बिल्कुल बेसिक जगह पर जहां पर हमने डेरिवेशन चालू किया था इंपैक्ट लोड का। मैंने उस वीडियो में आपको बोला था, जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास कोई बार है या अगर वेट है उस बार के ऊपर गिर रहा है तो इस वेट के ऊपर यहां पर कितनी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और जब ये इसके ऊपर गिरा तो सारी की सारी एनर्जी उसने मेरे हाथ को या फिर उस बार को ट्रांसफर कर दी। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये लिया हुआ है कि ये मेरे पास वेट है, mgh एनर्जी है, जैसे ही गिरा सारा का सारा एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, और वो सारा का सारा एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गया बार के अंदर, किसकी फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में। अगर वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया मतलब उसने सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में, बाकी सारे इफेक्ट्स हमने नेग्लेक्ट करके रखे। इसी केस को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर एक बार है, उस बार का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग्स मॉडुलस E है, और यहां पर ये एक मास है, कुछ भी मैं कैपिटल M बोल रहा हूं, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी किसमें, स्ट्रेन एनर्जी में। इस केस में इसकी पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, हाफ mv² की। और ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जब इससे टकराएगा और इसके साथ ही रहेगा, छोड़ के रिबाउंड नहीं होगा, अगर इसके साथ ही रहेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी में। सिंपल सी बात, अगर ये मेरे पास एक बार है, इस बार के अंदर यहां पर ये मेरे पास एक बार है और ये वेट है, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब इसे टकराएगा और ऐसे ही रह जाएगा तो इसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ये वैल्यूज बहुत इजीली निकाली जा सकती है। यहां पर मैं कहूंगा इसके लिए अगर स्ट्रेन एनर्जी देखनी है तो ये जो टकरा रहा है इससे वो एकदम एक्सियल डायरेक्शन में टकरा रहा है, और अगर मैंने यहां से होल्ड किया है तो नो डाउट ये बार मूव नहीं करेगी, इस बार में डिफॉर्मेशन आएगा, मतलब कंप्रेशन आएगा, और कंप्रेशन का ही मुझे वैल्यू चाहिए और स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो आप ये कहोगे इसके अंदर अगर ये एक्सियल है तो एक्सियल के लिए स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, मतलब हाफ इंटू लोड इंटू डिफॉर्मेशन। मैं आपको उस वीडियो में बोला था कि ये जो है यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट अभी के लिए आप ये बोल सकते हो कि एक्सियल लोड के लिए सर स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल, और अगर ये इसके बराबर होती है तो एक्सियल के लिए डेल्टा एल पता है आपको बराबर होता है पी एल अपॉन ए। अगर मैं यहां से P की वैल्यू निकालूं तो P की वैल्यू हो जाएगी कितनी, P की वैल्यू हो जाएगी AE इंटू डेल्टा एल अपॉन एल फॉर श्योर। और अगर ऐसा है तो यहां पर आ जाएगा हाफ, P की जगह आ जाएगा मेरे पास AE डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल है तो ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर।
तो मैं ये बोलूंगा जितनी भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट में नहीं गई, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, ना फ्रिक्शन में हुई, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई किसकी फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाफ ए ई डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। यही काम मैंने वहां भी किया था, बट वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर रखी थी स्ट्रेन एनर्जी के, क्योंकि वो सारी पोटेंशियल एनर्जी दे रहा था उसको, और यहां पर मैंने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऐसे करके वो क्वेश्चंस को वेरी कर सकता है, जिससे आप बिल्कुल बेसिक से काम करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। यहां पर क्या होगा कि ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा एल की वैल्यू निकल आएगी कितनी, एम वी स्क्वायर एल अपॉन ए ई का रूट। अगर ये निकल आया डेल्टा एल, तो आपको ये पता है कि जब मैंने डेल्टा एल लिखा था तो वो था पी एल अपॉन ए ई, जहां पर पी क्या है, पी अपॉन ए को मैं स्ट्रेस लिख सकता हूं। अगर मैं इसको स्ट्रेस लिख सकता हूं यहां इस सिस्टम के अंदर, तो आपको ये पता है सिग्मा की वैल्यू निकाली जा सकती है किससे, ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल से। यहां पर ई अपॉन एल की छोड़ो, डेल्टा एल मैं यहां पुट कर देता हूं, तो सिग्मा कितना निकल आएगा, ई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल की जगह आ जाएगा रूट एम वी स्क्वायर एल अपॉन ए ई। ये रूट ई है, यहां से काटोगे तो रूट ई ऊपर आ जाएगा, ये रूट एल है, यहां से काटोगे नीचे आ जाएगा, मतलब एम वी स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय ए एल का रूट। मतलब अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है और डिफॉर्मेशन निकालना है इंपैक्ट लोड के लिए इस केस में, तो डेल्टा एल तो अगर मुझे स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकालना है इंपैक्ट लोड के लिए, तो डेल्टा एल जो होगा वो कितना निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है एम वी स्क्वायर एल अपॉन ए ई। और अगर मुझे यहां पर सिग्मा निकालना है इंपैक्ट लोड के लिए, तो वो निकल कर आ रहा है कितना, वो निकल कर आ रहा है रूट में एम वी स्क्वायर ई अपॉन ए इंटू एल। ये मैंने फॉर्मूले फॉर्म में समझाया है, याद नहीं करना है, एकदम बेसिक बात याद रखनी है। बार को ड्रॉप करे, इसको टकराए, मान लो कल को वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक पुली है, उस पुली के ऊपर रोप टंगा है, रोप के ऊपर वेट लगा है, वो एकदम से गया और एक जगह पे जाके एकदम से उन्हें रोक दिया हमने पुली को, तो उसकी वजह से उस रोप के अंदर कितना स्ट्रेस डिफॉर्म होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जितनी इनिशियल एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी में। इस कॉन्सेप्ट से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, वो 3-4 वैल्यू दे देगा, उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते जाओ और आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि इंपैक्ट लोडिंग के लिए जब भी वैल्यू निकालनी है, एक तरीका है फॉर्मूले वाला, जो हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा, और कहीं पर हट के मिले तो वहां पर आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो को देखकर आपके सारे इंपैक्ट लोडिंग के सडनली अप्लाइड लोड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माइंडजिला। गो टू द ऐप, और टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है जो एससी जेई सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।